आज के इस लेक्चर में मैं गैसेस स्टेट वाले पोर्शन में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग चैप्टर गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं। अभी तक गैसेस स्टेट में मैंने आपको आइडियल गैस का इक्वेशन पढ़ाया है, PV = nRT। अब उसी आइडियल गैस में नेक्स्ट पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। गैस लॉस को प्रूव करने के लिए बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने एक थ्योरी पर काम किया जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उन गैस लॉस को, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ और गाद्रोज लॉ को बहुत सक्सेसफुल एक्सप्लेन कर पाती है। सो ये KTG जब उन्होंने दिया था उस समय उन्होंने कुछ एजम्पशन माना था। सो जैसे पहला एजम्पशन ये ले लिया कि गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल गैस मॉलिक्यूल। हम गैस मानेंगे गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और आइडेंटिकल होंगे। यदि आप एक गैस लेते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन का मतलब इस बात को हम कैसे समझेंगे? रैंडम मोशन लेने का मतलब है कि यदि आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन कंसीडर करें तो किसी भी एक गिवन पोर्शन में उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने हैं। तो रैंडम मोशन की मीनिंग अभी मैं आपको आगे वेलोसिटी समझाने से बताऊंगा। रैंडम मोशन का एक मतलब ये समझना है कि जितनी वेलोसिटी x कंपोनेंट है उतनी वेलोसिटी y कंपोनेंट में होगी और उतनी वेलोसिटी z कंपोनेंट में होगी। दूसरा रैंडम मोशन का मतलब हमें ये समझना है कि यदि किसी गैस में टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो x डायरेक्शन में n/3 जाएंगे, y डायरेक्शन में n/3 जाएंगे और z डायरेक्शन में भी कितने जाएंगे? n/3 मॉलिक्यूल जाएंगे। सो इक्वल मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन यदि गैस में हर जगह है तब तो हम बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल का मोशन कैसा है? रैंडम है और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद साइज़ की बात आती है कि गैस मॉलिक्यूल की साइज़ क्या होगी? तो गैस मॉलिक्यूल की साइज़ नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल किसके रिस्पेक्ट में? सो विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। मतलब यदि आप कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं और आप एक गैस का वॉल्यूम लेते हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल की साइज़ है वो कंटेनर के साइज़ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगी। इसके बाद गैस मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। तो जितने भी कोलिजन होंगे सभी इलास्टिक होंगे। यदि इलास्टिक कोलिजन नहीं होते तो हर कोलिजन में गैस मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी लूज़ करता। धीरे धीरे करके गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी काफ़ी कम हो जाती और सभी मॉलिक्यूल कंटेनर के बॉटम में सेटल कर जाते। क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल कोलिजन के टाइम में एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा। क्योंकि एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल का जो कोलिजन है कम्प्लीटली इलास्टिक है। इसके बाद है द पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स इज ए स्ट्रेट लाइन। अब जैसे मान लेते हैं कि गैस मॉलिक्यूल चल रहे हैं तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि हम आइडियल गैस मान रहे हैं। और मैंने आपको एजम्पशन पहले क्या बताया था कि आइडियल गैस वो गैस है जिसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ना तो अट्रैक्ट करता है और ना रिपेल करता है। तो क्योंकि कोलिजन के जब कोलाइड करेगा उस समय तो फोर्स लेगा ही लेगा। जब वो कोलाइड नहीं कर रहा है, दो कोलिजन के बीच में कहीं भी चल रहा है, तो जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा तो दो कोलिजन के बीच में उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल किसी पार्टिकल पर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो यदि वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। सो आप ये बता सकते हैं कि द पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका रीजन ये बताएंगे कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अब जब वो कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के ड्यूरेशन का टाइम कितना होगा? तो इसके लिए भी हमारे पास एजम्पशन है द टाइम ड्यूरिंग कोलिजन इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। दो कोलिजन के बीच के समय जो होगा और कोलिजन का जो ड्यूरेशन होगा वो जो टाइम होगा, सो कोलिजन ड्यूरेशन इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कोलिजन बिटवीन टू कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। इसके बाद एक मैंने अलग से पॉइंट लिख दिया है कि फॉर KTG टू बी वैलिड गैस शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ज़रूरी है। यदि आप एक कंटेनर लेते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का और उसमें 10, 20, 50 मॉलिक्यूल रख देते हैं या 100 रख देते हैं या 10,000 भी रख देते हैं तो भी इसमें KTG एप्लीकेबल नहीं होगी। बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कम से कम 10⁻12, 10⁻13 मॉलिक्यूल या इससे ज़्यादा होने चाहिए, तब जा कर के KTG वैलिड होगी। अब इस बात को हम समझ नहीं सकते हैं अपने लेवल पर क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है और आप जब तक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के मैथमेटिकल इक्वेशन को इंटरप्रेट करना नहीं जानते हैं तब तक आप ये बात समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मैं क्यों बोलना चाहता हूँ। यदि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के का कोई कंटेनर है तो उसमें ये क्यों बोल रहा हूँ कि 1000, 10,000, 20,000 यदि मॉलिक्यूल हैं तो इसके लिए KTG वैलिड नहीं होगी। बट ध्यान रख सकते हैं लार्ज नंबर का मतलब ये होगा 10⁻12, 13, 14 इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल होने चाहिए तब हम उस थ्योरी को लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी थ्योरी वैलिड नहीं होगी। तो ये बेसिक एजम्पशंस हो गए। अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ना है तो मैं एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको। सो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं मीन फ्री पाथ।
मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कोई गैस मॉलिक्यूल है, ये गया यहाँ कोलाइड कर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर की तरफ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया, इस तरीके से हर कॉलिजन में वो जा रहा है। सो इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेवल कर रहा है, दो कॉलिजन के बीच उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये पाथ लेमडा 1 है, ये पाथ लेमडा 2 है, ये पाथ लेमडा 3 है, ये पाथ लेमडा 4 है, ये लेमडा 5 है और ये लेमडा n है, nth कॉलिजन हो गया। सो हर कॉलिजन में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो हमें ये पता लगाना है कि भाई दो कॉलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमें तो ये पता है कि दो कॉलिजन के बीच में उसका पाथ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हम उसके टोटल कॉलिजन का एवरेज ले लेंगे। सो मीन फ्री पाथ क्या कहलाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कॉलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो मान लो मीन फ्री पाथ को लेमडा से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, ऐसे करके हम बता सकें। ये केवल एक डेफिनेशन है, प्रैक्टिकली हम इस बात को कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप 10 to the power 12 10 to the power 15 मॉलिक्यूल लेते हैं और फिर एक एक मॉलिक्यूल का वो कॉलिजन लेते हैं, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर इसका जो इक्वेशन डिराइव किया गया वो अपने को ध्यान रखना है। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, जहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। सो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ये आ जाएगी किसके इक्वल, √2 पाई डी स्क्वायर एन। सो लेमडा इज इक्वल टू b/√2 पाई डी स्क्वायर एन। यह हो जाएगा d जो है वो डायमीटर है, सो इट इज़ डायमीटर, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो ये जो है उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, v ये वॉल्यूम है कंटेनर का, ऐसे बता सकते हैं। और ये नंबर डेंसिटी कहलाता है, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे बता सकते हैं। ये इक्वेशन कहाँ से आया ये तो डिराइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि √2 का फैक्टर अपने को डिराइव करके लाना पड़ेगा एवरेज वैल्यू। वैसे हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ज़्यादा कॉलिजन होंगे और मीन फ्री पाथ कम होगा। सेम मॉलिक्यूल यदि आप बड़े कंटेनर में रखेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसलिए जितना ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे लेमडा उतना ज़्यादा होगा। दूसरा ये एरिया है, यदि आप जो है यहाँ पर दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेते हैं, तो जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक छोटा मॉलिक्यूल जा रहा है, तो ये इतना पाथ कवर करते जाएगा, इसके रास्ते में जो मॉलिक्यूल आएंगे टकराएंगे। यदि आप एक बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं वैसे जा रहा होगा तो ज़्यादा बड़ा एरिया करेगा, तो ये बड़ी एरिया है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में एक जैसा है। सो ये ज़्यादा वॉल्यूम जो है जनरेट करता हुआ जाएगा, सो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो नंबर ऑफ कॉलिजन किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, और जितना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो उतना ही जो है बड़ा वॉल्यूम जनरेट करेगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा आएंगे और नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा होंगे तो मीन फ्री पाथ कम होगा। सो आप ये फार्मूला याद रखिए, ये पूछा जा सकता है अपने से। सो लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। यहाँ पर n को मैंने कितना लिख दिया, दिस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। सो अब b आ गया तो b /√2 पाई डी स्क्वायर एन आ गया। तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आ रखा है, सो मैं बता देता हूँ। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन मीन फ्री पाथ, सो मीन फ्री पाथ पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये नीचे छोटे छोटे मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है व्हेन सम गैस इज एडेड, यदि हम कुछ गैस ऐड कर दें, तो बहुत आसान सा है, आप गैस ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम की वैल्यू वही रही, सो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे, तो लेमडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दिया, वॉल्यूम तो आपने बढ़ाया नहीं, उसी में ऐड कर दिया, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़े तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, तो लेमडा विल डिक्रीज। नेक्स्ट है व्हेन temperature is increased at constant pressure, when temperature is increased at constant pressure, ये भी आप बता सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कांस्टेंट है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
सो आपने वॉल्यूम तो क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, नंबर को चेंज किया नहीं है। सो वो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इंक्रीजेज क्यों बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा हो गया, नंबर वही रहा, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। वॉल्यूम बड़ा कर दिया तो मॉलिक्यूल फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे गैस में हमेशा यूनिफॉर्म होगा। तो यदि इस तरीके से अपने से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। थर्ड है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बहुत आसान सा है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मीन फ्री पाथ भी कम हो जाएगा। सो मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज, तो मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस। इस तरीके से हम जो है मीन फ्री पाथ की वैल्यू बता सकते हैं। सो कोई बहुत कठिन नहीं रहा मीन फ्री पाथ को बताना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, सो हम आसानी से इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें बता सकते हैं। सो अब इसमें मैं आपको स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊँगा। सो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो गैस मॉलिक्यूल आपके पास एक सैंपल है जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं। हर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी गैस में 300 केल्विन पर गैस की वेलोसिटी, गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है। सो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आप तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। कॉलिजन में किसी की वेलोसिटी बढ़ जा रही होगी और किसी की कम हो जा रही होगी, इसलिए हम इन सब रिजल्ट को एवरेज निकालेंगे। और ये हमारा सिंपल एवरेज नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है। स्टैटिस्टिकल साइंस चूँकि हम स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स हमने नहीं पढ़ रखा है तो हम ये फार्मूले के डेरिवेशंस नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरे को इसमें पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम है इसलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। यदि आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं गैस मॉलिक्यूल की, सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल प्लस वेलोसिटी ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल प्लस वेलोसिटी ऑफ फोर्थ मॉलिक्यूल, ऐसे करके n मॉलिक्यूल हैं तो वेलोसिटी ऑफ n मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर n, ये एवरेज हो गया। ये सिंपल एवरेज हमने लिख लिया। क्योंकि उनका मोशन कैसा है, रैंडम है, तो रैंडम मोशन होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी, 0 डिवाइड बाय n, इसलिए वो आ गया 0। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0 बिकॉज मोशन इज रैंडम। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, because of random motion of gas molecules, random motion of gas molecules, average velocity is 0, average velocity is 0। यदि एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं आ रही है तो केटीजी की थ्योरी वैलिड नहीं होगी। आप ध्यान रखिए, मोशन हम रैंडम ही ले रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। सो आप जितने सारे मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी तो आ गई 0। अब हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई तो हम एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल करके एवरेज स्पीड निकालेंगे। सो नेक्स्ट अपने को पढ़ना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या इसी को हम मीन स्पीड लिखना चाहते हैं, मीन स्पीड। सिंबल मैं 2 लिखना चाहूँगा, बी एवरेज और बी एवरेज नहीं लिखना है तो ये एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। सो ये जो आप मीन स्पीड लिखेंगे, अब वेलोसिटी नहीं लिख रहा, स्पीड लिख रहा, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड, थर्ड मॉलिक्यूल की स्पीड, फोर्थ मॉलिक्यूल की स्पीड, ऐसे करके मैं nth मॉलिक्यूल की स्पीड डिवाइड बाय n ले लूँगा। ये केवल एक फार्मूला है, कभी कभी एग्ज़ाम में दे देते हैं कि हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, उनकी एवरेज स्पीड निकालिए। बट मान लेते हैं कि हम ये केटीजी लगाना चाहते हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे तो 10⁻12 मॉलिक्यूल को आप ऐड करके ऐसे नहीं निकाल सकते। सो ये जस्ट हमारे लिए है कि एवरेज का मतलब क्या होता है समझने के लिए है। मैक्सवेल ने जो फार्मूला बताया वो हमारे काम का है तो हमें वो ध्यान रखना है। सो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला मैक्सवेल ने डिराइव किया वो मैं लिख रहा हूँ, बी एवरेज, ये किसके इक्वल होता है, √3 KT/m, या इसी को मैं लिख सकता हूँ √3 RT/m। ये सब की मीनिंग अभी मैं समझाऊंगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड या मेन स्पीड हो गई। इसके बाद मैक्सवेल ने एक चीज़ और बताया था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आप यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ले सकते हैं। एनर्जी यदि निकालना हो हमें कहीं पर तो एनर्जी निकालते समय हम VRMS का ही काम लेते हैं।
टाइम निकालना है कॉलिजन के बीच में, डिस्टेंस निकालना है तो एवरेज लेंगे, एनर्जी का भी निकालना होगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड काम में लेते हैं। सो VRMS का मतलब क्या हो गया कि हम सबसे पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। V1 स्क्वायर कर दिया, फिर V2 स्क्वायर कर दिया, फिर V3 स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर ये उल्टा हो गया। सो इसको मैं लिखूँगा V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर, ऐसे करके मैं इसको कितना लिख दूँगा VN स्क्वायर डिवाइड बाई N। तो ये क्या चीज़ हो गया, दिस इज़ मीन स्क्वायर। और जब ये मीन स्क्वायर आ गया तो अब इसका मैं रूट ले लूँगा, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर, और इसको लिखूँगा कितना VRMS। सो VRMS की वैल्यू हो गई। VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर। सो सबसे पहले हम मीन स्क्वायर निकालेंगे, उसका रूट ले लेंगे। और मैक्सवेल ने जो फार्मूला डिराइव करके बताया वो क्या था, ये आ जाएगा अंडर रूट, ये हमारा गड़बड़ हो गया था, दैट वाज 8 kT बाई पाई एम, 8 kT बाई पाई एम, ये हमने आगे वाला लिख लिया था। तो ये हो जाएगा 8 kT बाई पाई एम, और यहाँ हो जाएगा 3 kT बाई एम, या इधर की तरफ होगा अंडर रूट 3 RT डिवाइड बाई एम, ऐसे कर लेंगे। ये करेक्शन कर दिया मैंने। V एवरेज में होगा 8 kT बाई पाई एम और या 8 RT बाई पाई एम, और जब RMS लिखेंगे तो दिस इज़ अंडर रूट 3 kT बाई एम या अंडर रूट 3 RT बाई एम। इन सिंबल का मतलब समझाता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एक वेलोसिटी और पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यदि आप जो है, इसका हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा। यदि आप बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो सैंपल में सबसे अधिक मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चल रहे होंगे वो क्या कहलाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए सैंपल, number of gas molecules in a sample is called most probable speed। so उस सैंपल में सबसे अधिक मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चल रहे होंगे दैट इज़ नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ऐसे बता सकते हैं। सो मैक्सवेल ने इसका फार्मूला डिराइव किया, वो अपने को याद होगा, अंडर रूट 2 kT बाई एम, या इसी को मैं कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 RT डिवाइड बाई एम, ये आ गया। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब इससे मैं आपको कुछ नोट पॉइंट लिखा देता हूँ। नोट पॉइंट में सबसे पहला ये है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो VRMS सबसे ज़्यादा होगी, अंडर रूट 3 RT बाई एम है। VRMS किससे ज़्यादा है, V एवरेज से। अब V एवरेज किससे ज़्यादा है, V मोस्ट प्रोबेबल से। ऐसे बता सकते हैं। क्यों ऐसा मैंने लिखा, एक है 3 RT बाई एम, दूसरा अंडर रूट 8 RT बाई पाई एम, तो 8 बाई पाई 2 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 3 से कम होगा, तो ऐसे बता सकते हैं। दूसरी एक बात यह है कि जैसे मेरे पास R बाई एम है, तो R की जो वैल्यू है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और अवोगाद्रो नंबर का प्रोडक्ट है KNA, और यहाँ पर M जो है वो मोलर मास है। तो एक गैस मॉलिक्यूल का मास और अवोगाद्रो नंबर तो कैंसिल हो गया, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, K बाई एम की इक्वल हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं हमेशा कि R बाई एम जो है वो किसकी इक्वल होगा, K बाई एम के इक्वल होगा, जहाँ पर M दिस इज़ मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और M जो है वो मोलर मास है। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, जिसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और R गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वगैरह बता सकते हैं। अब ये जो फार्मूले कहाँ से मैक्सवेल ने डिराइव किया, इसके लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हाँ सभी बुक्स में दिया हुआ है। सो मैं उसका ग्राफ और उसकी वैल्यू सिखा देता हूँ आपको, वहाँ की उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल नहीं, ये हमें जो लेना चाहते हैं वो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसी गैस में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है,
अपने को ये बताना है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये मान लो फंक्शन एफ ले लिया, वेलोसिटी वी ले लिया। सो ये इस तरीके से जो उन्होंने फंक्शन बनाया, ऐसे कुछ अपने को ग्राफ मिल जाता है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होते हैं ये तो देखिए हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बट इसका एक कम्प्लेक्स फार्मूला होता है जो मैं लिख देता हूँ। ये होता है यहाँ पर 4 पाई और m/2 के टी, m/2 के टी टू द पावर 3/2 v स्क्वायर e टू द पावर माइनस mv²/2 के टी। सो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है। कहाँ से वैल्यू आती है ये अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सिमम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है। तो जहाँ पर मैक्सिमम है वो वेलोसिटी तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो गई, इसको बहुत सारे राइटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 4πn आ जाता है, से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। इसके बाद आगे लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, फिर आगे लेंगे तो आरएमएस वेलोसिटी आएगी। सो यहाँ पर 3 वेलोसिटी आ गई। ये तो कौन सी हो गई, वी आरएमएस, और यहाँ वाली जो आ गई वो वी एवरेज आ गई। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है कि जहाँ पर उसका पीक आएगा। सो मैक्सवेल ने अपना फार्मूला डिराइव किया, ये फार्मूला डिराइव करके डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने से 0 करने पर उनको जो वैल्यू मिली उसका नाम रख दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बिकॉज एट दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज मैक्सिमम। बस हम ऐसे इसको लगा सकते हैं। सो ये आसानी से हो गया। इसमें कभी ग्राफ पूछे तो आप बता सकते हैं। इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसमें आप ये ले सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल इधर की तरफ यदि है तो वेलोसिटी 0 है, इधर की तरफ है तो वेलोसिटी कितनी है, इन्फिनिटी है। तो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। सो स्पीड जो है वो 0 से लेकर के कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। इस दूसरा है कि अलग अलग गैस मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, अलग अलग है। हम स्टैटिस्टिकल साइंस में ये सब निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट मॉलिक्यूल की स्पीड BMP के बराबर है, कितने परसेंट मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, कितने परसेंट मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी RMS के बराबर है। इन सब का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये एक बार पूछा गया था हमसे कि भाई हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा। सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सभी जो वैल्यू है वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन उसकी एरिया नहीं बढ़ेगी। सो इस ग्राफ की मैं एरिया बता देता हूँ। सो यदि आप एरिया निकालेंगे तो एरिया कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to इन्फिनिटी FdV, और आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। या कभी कभी लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, तो n × FdV मैं बता देता हूँ। सो ये जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के इक्वल आएगा। मतलब एरिया कांस्टेंट है, एरिया जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। सो अब थर्ड में लिख देता हूँ कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड then width of the graph increases and height decreases because ये मैंने बिकॉज लिख दिया, आप ध्यान, एरिया इज कांस्टेंट, एरिया टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज नहीं करेगी। ये अपने को ध्यान रख सकते हैं। ये आप इलस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको आप इंटीग्रेट करके नहीं बता सकते कि आखिर इस फंक्शन का इंटीग्रल 1 के इक्वल क्यों होगा। इतने बड़े बड़े इंटीग्रल ऐसे कोई 10+2 पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। सो हम जो है इसी क्वेश्चन से हम एवरेज RMS और सब निकाल सकते हैं। कैसे आता है ये मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ, ये हमारा पार्ट नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखिए, फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका शेप आप बता सकते हैं कितना होगा और ये बताया जा सकता है। सो इस पर मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें जनरली अपने से गलती हो जाया करती है जल्दीबाजी में। सो मेरे को लिखना है फाइंड VRMS ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर हमें इसकी VRMS निकालना है। इसमें क्लास में जब मैं बच्चों को कराता हूँ तो अक्सर उनसे गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कहाँ होता मैं बता रहा हूँ आपको, 3RT/m। आप चाहें तो एक बार अपने आप निकाल करके देख लीजिए।
जो m है मोलर मास उसमें गड़बड़ होता है। हम जनरली क्या लिखते हैं 2 ग्राम पर मोल ही होता है, यूनिट हम जनरली लिखा नहीं करते हैं, तो ग्राम पर मोल है। ग्राम पर मोल को केजी में चेंज करना भूल जाते हैं। सो 2 × 10⁻³ kg पर मोल, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो अपने से गड़बड़ हो जाएगा। 3R की वैल्यू कितनी है 8.314, टेम्परेचर 300, और ये किसके इक्वल है 2 × 10⁻³ सो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻³ सो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा 1930 मीटर पर सेकेंड। सो BRMS इज इक्वल टू 1930 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम बता सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, ये एक तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ जो मैं करा रहा हूँ। सो फाइंड द टेम्परेचर at which hydrogen gas will escape from अर्थ एटमॉस्फेयर। यदि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस हो तो हम कितना टेम्परेचर बढ़ा दें जिससे हाइड्रोजन गैस क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। तो एस्केप तब करेगी जब जो उसकी VRMS है वो उसके अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की उसके बराबर हो। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा √3RT/m। एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 × 10⁻11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो 11.2 × 10⁻3। ये V एस्केप अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यदि आप प्रोवाइड कर देते हैं किसी बॉडी को तो अर्थ के सरफेस से वो एस्केप कर जाएगी। सो 3 ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 8.314। टेम्परेचर मेरे को निकालना है, मोलर मास मैंने आपको बताया अभी 2 × 10⁻³ हो गया, और ये कितना हो गया 11.2 × 10⁻3। सो आप इसलिए आप टी की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी होगी 11.2 × 10⁻3 का स्क्वायर इंटू 2 × 10⁻³ एंड डिवाइड बाई 3 और यहाँ 8.314। इसलिए जो टी की वैल्यू होगी वो लगभग 10,000 केल्विन की इक्वल हो जाएगी। अब देखिए 10,000 केल्विन टेम्परेचर तो कभी अर्थ का हो नहीं सकता है, और 10,000 केल्विन टेम्परेचर पर वो कभी भी हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर एक गैस H2 मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। सो यहाँ पर m का मतलब इतना लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में तो मैंने आपको करा दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ पूछता है तो आप ऐसे निकाल लेना कैलकुलेट करके, अप्रॉक्सीमेट आंसर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि फॉर गैस A मास ऑफ मॉलिक्यूल इज m एंड VRMS इज V। दूसरा दिया है फॉर गैस B मास ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरी गैस है मास ऑफ मॉलिक्यूल इज 2m एंड x component of रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS इज W। सो हमें बताना है फाइंड W²/B²। ये भी बहुत आसानी से बताया जा सकता है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में पहले आ रखा है। सो फॉर ए के लिए तो आसानी से बता पाएंगे आप। VRMS की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी √3 kT/m लगा दिया। अब VRMS की वैल्यू V दिया है, सो मैं यहाँ V लिख दूंगा, V आ गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा √3 kT/m। ये चूँकि हमें V² बताना है तो मैं यही लिख देता हूँ। सो 3 kT/m VR, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है फॉर गैस बी के लिए एक्स कंपोनेंट दिया है। तो यदि गैस का मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम है तो Vx विल बी इज इक्वल टू By इज इक्वल टू Bz, ये होना ज़रूरी है। अब आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा Vx² प्लस By² प्लस Bz² या मीन स्क्वायर हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 3 kT/2m, और Vx की वैल्यू W दिया है तो W², ये भी W² और ये भी W² आ जाएगा।
इसलिए जो डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो KT/2m आ जाएगी। यहाँ पर हो गया KT/2m। और अब आपको अपने यहाँ पर बताना क्या है, W²/V²। सो W²/V² की वैल्यू लिख लेंगे तो KT/2m आ गया, और उसको उल्टा कर देंगे आप, सो 1/6 आ जाएगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं KT/2m, और V² की जो वैल्यू है वो 3KT/m है। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के इक्वल हो जाएगा। सो W²/V² के इक्वल हो गया, W²/V² इज इक्वल टू 1/6। तो इस तरीके से हम गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वाला सेक्शन हो गया। इससे ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं आती हैं, बड़ा सिंपल सा है। पहले वाले क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें आप, इसमें कैलकुलेशन में हमसे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं ग्राम पर मोल को किलोग्राम पर मोल में चेंज करना भूल जाते हैं। बाकी कोई कठिन नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा एक ये इंजीनियरिंग में पूछ रखा था, कभी एक्स कंपोनेंट दिया तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई गैस है, सपोज़ कि हमारे पास एक गैस है जिसमें n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस में। तो गैस का जो मोशन होगा तो रैंडम होगा। अब आप यहाँ पर एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स की तरफ कितने मॉलिक्यूल होंगे, n/3, वाई की तरफ कितने मॉलिक्यूल होंगे, n/3, और जेड की तरफ भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, n/3 होंगे ही होंगे। नहीं तो कभी भी KTG की थ्योरी हम लगा नहीं सकते हैं। अब एक्स के भी दो डायरेक्शन होंगे, एक +x वाली डायरेक्शन होगी, एक -x वाली डायरेक्शन। तो n/3 का हाफ, n/6 और n/6। तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा n/6 मॉलिक्यूल जा रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज n/6। ये भी आ गया है ना। सो n/6 मॉलिक्यूल्स मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो n/6 मॉलिक्यूल्स मूव इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। सो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है n/6 मॉलिक्यूल चल रहे होते हैं। और दूसरी बात कि उनका एवरेज कंपोनेंट भी बराबर होगा, Vx जितना होगा उतना ही Vy होगा और उतना ही Z होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। और चूँकि ये एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं, मीन स्क्वायर कितनी आती है, √3 KT/m आती है, तो ये उससे डिवाइड कर देंगे तो KT/m के इक्वल हो जाएगी। और ये आया कितना, अभी मैंने आपको यहाँ बैक साइड में बताया था ना कि Vx² Vy² 3 के इक्वल हो जाएगा ये। सो यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू लेंगे Vx = Vy = Vz, तो ये वो V के √3 के इक्वल हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ नहीं, आप जो यहाँ पर बता सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो VRMS जो भी है आपका है, VRMS डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। सो √KT/m 3 KT/m है। सो एक कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, KT/m के इक्वल हो जाएगा, तभी वो 3 KT/m आएगा। तो कभी एक एक कंपोनेंट पूछे तो आप एक एक कंपोनेंट इस तरीके से निकाल करके बता सकते हैं।